Students, if we discuss scientifically, then there are only 10 main subjects or topics in RC. 10 से ज़्यादा main subjects पर नहीं होता है, ठीक है? And if you attend editorial classes for 30 days continuously, then I am assuring and guaranteeing you that when you take the exam, you will find that this RC I have already solved. एंड दिस इज द रीजन मैं आपको कह रही हूं, जब आप लगातार कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, टर्मिनोलॉजी या जार्गन को समझते हुए आरसी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो, तो आप 30 दिन बाद इम्प्रूवमेंट देखोगे और मैम बोलोगे, मैम एक्चुअली आई एम इम्प्रूविंग, राइट? सो प्लीज डू टेक 30 days 30 minutes चैलेंज, जिससे आपको रियल इम्प्रूवमेंट दिखाई दे. आई अंडरस्टैंड दैट यू ऑल पीपल आर रनिंग इन अ रैट रेस. बेसिकली आप लोग बहुत एंग्जाइटी और प्रेशर से गुजर रहे हो, इसलिए ईजी लगता है कि जहाँ सब भाग रहे हैं हम भी वहीं भागना शुरू कर दें. बट मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ. आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग एनीवेयर, but I cleared 5 exams, 5 government exams in a row without any coaching and without any previous preparation, because I understood the concepts. आप खुद ही देखना, 30 दिन बाद आप बोलोगे कि मैम ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसी मैंने खुद ही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? यूनियन बजट्स बिगेन रिफ्लेक्टिंग ग्रेटर क्लाइमेट कंसर्न्स फ्रॉम 2021. 2021 से जितने भी केंद्र सरकार ने बजट रिलीज किए हैं, उनसे ये साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सरकार ने अब क्लाइमेट को लेकर चिंता करना शुरू कर दिया है, या सरकार की चिंताएं दिखाई दे रही हैं. इन द थिक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, अब इन्होंने यहाँ बोला है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक बहुत इंटेंस स्टेज में था, उस समय गवर्नमेंट ने जो बजट रिलीज किया था, उसमें भी सरकार की कंसर्न्स दिखाई दे रही थी क्लाइमेट को लेके, क्योंकि विद अ मॉडेस्ट 4,500 करोड़ टू लोकलाइज सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोडक्शन एंड टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स. क्योंकि सरकार ने जो बजट रिलीज किया उसमें 4,500 करोड़ का एलोकेशन या शेयर दिया गया क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दों को सॉल्व करने के लिए. हालांकि वो अमाउंट बहुत छोटा था, लिमिटेड था, टू लोकलाइज, जिससे कि सोलर यानी सन से रिलेटेड फोटोवोल्टाइक पैनल्स से एनर्जी प्रोडक्शन को लोकलाइज किया जा सके और इंडिया की चाइना से आयात पर डिपेंडेंस को कम किया जा सके. सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो क्या बताई हैं कि 2021 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने क्लाइमेट कंसर्न्स के ऊपर चिंता दिखाना शुरू किया है और बजट में क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए एलोकेशन करना भी शुरू कर दिया है. और बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि 4,500 करोड़ दिया है, किसके लिए? ताकि लोग अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल को लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें. सो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन किया कीजिए या टिक कर लिया कीजिए. बट देयर हैज बीन अ कॉशियस डिसजॉइंटेड अप्रोच टू द स्केल एंड एलोकेशन. लेकिन सरकार ने इस क्लाइमेट कंसर्न को एड्रेस करने के लिए इसका जो स्केल है, कितने बड़े लेवल पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसको कितना फंड बजट में दिया जाएगा, इनको बहुत सावधानी पूर्वक किया है. और जो अप्रोच है वो भी डिसजॉइंटेड यानी फ्रेगमेंटेड दिखाई देती है. वाइल 5 ब्रॉड सेक्टर्स, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम एंड फर्टिलाइजर्स, ये कह रहे हैं, जबकि 5 बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स शामिल हैं, और डिसेंट्रलाइज सोलर पावर, और सोलर पावर को डिसेंट्रलाइज यानी लोकलाइज कर दिया गया है. तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? पहले एक इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन होता था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी और उसके बाद वो घरों में क्या करती जाती थी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, भेज दी जाती थी. तो क्या होता था? वायर ट्रांसमिशन होता था, सबके घरों में वायर लगे होते थे, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भेज दी जाती थी, एक जगह पे बनती थी, इसलिए उसको सेंट्रलाइज बोला जाता था.
और सेंट्रलाइज्ड का ऑपोजिट क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज। मतलब ये कि सब अपने अपने घरों के रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाओ और अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करो। सो दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर। और सोलर का मतलब हम सबको पता है, मतलब सन से जो एनर्जी आप बनाते हो, दैट इज कॉल्ड सोलर। ग्रीनिंग इरिगेशन पंप सेट्स, देखो ध्यान से देखना, ये जो टर्म है ना ग्रीनिंग, ग्रीनिंग का मतलब होता है ऑल दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिसमें कार्बन का एमिशन या पॉल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो हो या ना हो। ठीक है, तो ग्रीनर ग्रीनर एनर्जी सोर्सेस में हम किन चीज़ों को रखेंगे, हम उन चीज़ों को रखेंगे जो हमें नेचर ने दी है, ठीक है, जिनमें कार्बन का एमिशन जीरो होता है, जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि सन, वाटर, विंड, न्यूक्लियर एनर्जी, ये चारों हो गए। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे इरिगेशन पंप सेट्स जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी या नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से चलते हों, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से हो, और न्यूक्लियर एनर्जी जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो भी किस पर डिपेंडेंट हो, रिन्यूएबल सोर्सेस पर हो। तो बेसिकली इन्होंने सन की बात कर दी, यहाँ पर वाटर की बात कर दी और न्यूक्लियर एनर्जी, और ये तीनों क्या हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं या ग्रीनर सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। हर जगह ग्रीन वर्ड का यूज किया है। रिसीव अटेंशन इन बजट 2026-27, तो अब इन्होंने बोला टोटल 5 मेजर एरियाज हैं जिन्हें 2026 के बजट में जिन पर अटेंशन दी गई है, जिनको अटेंशन मिली है। The most prominent announcement was a proposed 5-year outlay of 20,000 crore for carbon capture, utilization and storage. इनमें सबसे ज़्यादा नोटिसेबल रिमार्केबल जो चीज़ है वो ये है कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के लिए अगले 5 सालों में आपको 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, ये एलोकेशन किया गया है। This is a modest provision for a suite of costly and complex technology. कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली टेक्नोलॉजीज के सेट के लिए ये एलोकेशन बहुत लिमिटेड और स्मॉल है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मैंने मतलब आपको बताया, लोकलाइज्ड होता है, प्रोमिनेंट विच इज इंपॉर्टेंट, नोटिसेबल, रिमार्केबल आप लिख सकते हैं, और नोटिस मैं नीचे लिख देती हूँ बिकॉज द पैन इज नॉट मूविंग, नोटिसेबल, रिमार्केबल, BLE, प्लीज डू राइट BLE। ठीक है, सूट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ और अ सेट ऑफ रिलेटेड थिंग्स। द एलोकेशन सिग्नल्स दैट इंडिया इज एंटरिंग अ पायलट एंड डेमोन्स्ट्रेशन फेज। और जो ये एलोकेशन किया गया है, कितना एलोकेशन किया था, 20,000 करोड़ का 5 सालों के लिए। ये एलोकेशन क्या बताता है कि इंडिया अब एक टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन फेज में एंटर कर रहा है, ये एलोकेशन ये बताता है, rather than embarking on immediate industrial employment, ना कि तुरंत ही उसका इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट अरेंजमेंट शुरू कर दिया जाए, ये नहीं दर्शाता। While operational examples exist in Norway, Canada and the US, जबकि इस चीज को ऑलरेडी ऑपरेशनल किया जा चुका है, यानी इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी नॉर्वे, कनाडा और यूएस में शुरू हो चुका है। स्केलिंग CCUS हैज प्रूवन एक्सपेंसिव एंड अनइवन। CCUS का मतलब क्या बताया था, कार्बन, लेट्स सी, कार्बन यूटिलाइजेशन था, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज था, है ना। तो एक और पेज आगे है क्या, दिस इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड शॉर्टेज। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन कंट्रीज में ऑलरेडी कार्बन का कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज शुरू हो चुका है, लेकिन वो बहुत ही महंगा और असमान साबित हुआ है। मतलब किसी जगह पे उसका स्टोरेज बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा है, किसी जगह पर नहीं हो पा रहा है, कहीं पर उसको रीयूज अच्छे से किया जा पा रहा है और कहीं पर नहीं। सो कार्बन का कैप्चर करने का मतलब हो गया कार्बन को एक जगह इकट्ठा कर लेना, उसको स्टोर कर लेना,
ठीक है, यूटिलाइज करने का मतलब होता है कि उस कार्बन को फर्दर आप कैसे रीयूज कर पाते हैं या यूज कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं, और कार्बन को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। बेसिकली कार्बन के भी बहुत सारे यूसेजेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्कीम है वो इन कंट्रीज में अप्लाई हो चुकी है, लेकिन वहां पर भी वो महंगी और अनइवन साबित हुई है। द टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली रेलिवेंट टू सेक्टर्स वेयर इमिशंस आर एम्बेडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर मुख्यतः उन्हीं सेक्टर्स के लिए रेलिवेंट है, तार्किक है, लॉजिकल है, कनेक्टेड है, जहां जो इमिशन है कार्बन का वो ऑलरेडी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही रूटेड है। एम्बेडेड का मतलब फिक्स्ड और रूटेड होता है, राइट। यू कैन सी ना, ये एक डॉग की स्किन में टिक घुसी हुई है, तो क्या हो गई, ये एम्बेडेड हो गई, ऑलरेडी उसके अंदर घुसी हुई है, फिक्स्ड है, रूटेड है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो पायलट का मतलब मैंने अभी आपको बताया टेस्ट पर्पस के लिए। पायलट का मतलब वो नहीं है द पर्सन हु ड्राइव्स और हु इज बेसिकली जो जहाज को उड़ाने वाले लोग होते हैं वो नहीं है। यहाँ पर पायलट का मतलब है टेस्ट और ट्रायल बेसिस पर शुरू किया है इंडिया ने, ठीक है। एम्बार्किंग का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना, आगे बढ़ना, उसमें लॉन्च करना मार्केट में। डिप्लॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को, यहाँ पर बात हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस की, ठीक है, उसको क्या करना, इंडस्ट्री लेवल पर डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि शुरुआत की जाती है उसकी, अरेंज किया जाता है उसे, ठीक। द ईयूज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट विल इम्पोज कार्बन कॉस्ट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ हाई इमिशन प्रोडक्ट्स। ये कह रहे हैं कि ईयू के साथ इंडिया ने अभी एक एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था, उसके तहत इन जो ईयू है वो दूसरे देशों से आने वाली जो चीज़ें हैं उन पर क्या लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, टैक्स इम्पोज करेगा। किन चीज़ों पर करेगा, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन का एमिशन होता है, उन चीज़ों में, ठीक है, समझ गए आप लोग। मान लीजिए इंडिया ईयू को स्टील भेजेगा, ठीक है, तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में हाई लेवल ऑफ कार्बन एमिशन होता है, तो इसलिए ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसमें उसकी पॉलिसी के तहत, इस डील के तहत ये कहा गया है कि जिन भी चीज़ों के प्रोडक्शन में कार्बन का इमिशन होता है उसमें यूरोपियन यूनियन टैक्स लगाएगी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। विल इम्पोज कार्बन कॉस्ट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ हाई इमिशन प्रोडक्ट सो फॉर इंडिया, इंडिया पर भी लगाएगी। डीकार्बनाइजिंग, सो फॉर इंडिया डीकार्बनाइजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज नो लॉन्गर ओनली अ क्लाइमेट इम्परेटिव। इसलिए इंडिया के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डीकार्बनाइज करना यानी कार्बन के एमिशन को रोकना केवल क्लाइमेट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं रह जाता है। इट इज़ नाउ अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ये अब एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस लाने का प्रश्न भी बन गया है कि अपने एक्सपोर्ट्स को इंडिया कैसे एट पार बनाएगी, दूसरे देशों में कैसे एट पार बनाएगी, कॉम्पिटिटिव बनाएगी, पर्टिकुलरली फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम, खास तौर पर स्टील और एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट्स को, विच फॉर्म द बल्क ऑफ इंडिया CBAM एक्सपोर्ट्स टू EU। और स्टील और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा EU में इंपोर्ट होगा जिस पर CBAM अप्लाई होता है, समझ गए। EU का जो CBAM पॉलिसी थी क्या थी कि जिन भी चीज़ों के प्रोडक्शन में कार्बन का एमिशन होगा उन पर EU में टैरिफ लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज्ड है वो कौन सा है, स्टील और एल्यूमिनियम CBAM में एक्सपोज होंगे सबसे ज़्यादा और अप्लाई उनके ऊपर होगा। The budget also substantially scales up the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana rooftop solar scheme from 22,000 crore in 2026-27 from 17,000 crore for the current year। ये जो बजट है वो सब्सटेंशियली रिमार्केबली स्केल्स अप, बढ़ाता है अलॉटमेंट को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर स्कीम के तहत, जिसमें जो एलोकेशन है वो करंट ईयर, देखो ये लिखा है 22,000 करोड़ इन 2026-27 फ्रॉम 17,000 करोड़ फॉर द करंट ईयर। इसी करंट ईयर में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट हुआ है उसके तहत
17,000 से बढ़ाकर 22,000 करोड़ कर दिया गया है। सो बेसिकली देखो बजट एस्टिमेट क्या होता है और रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है। देखो बजट जब भी बनाया जाता है ना, तो इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाई जाती हैं या एलोकेशन किया जाता है। तो बजट में जो February 1 को 2026 में आया, उसमें मान लीजिए 100 रुपए का एलोकेशन किया गया था इस योजना के तहत। तो रिवाइज एस्टीमेट में ये महसूस किया गया कि ये पैसा जो हमने 17,000 करोड़ दिया है वो कम पड़ेगा, तो इसलिए इसको रिवाइज करके 22,000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है। इट इज ऑलवेज अ वेलकम पुश टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम। ये हमेशा ही जो कदम है वो स्वागत करने योग्य है, क्योंकि ये एनर्जी सिस्टम को डिसेंट्रलाइज या लोकलाइज कर रहा है। मतलब सरकार को सेंट्रल लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर लोकलाइज लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। तो सरकार का ये कदम वेलकम करने लायक या स्वागत करने लायक है। दैट रिड्यूस लैंड प्रेशर, क्योंकि इसकी वजह से लैंड पर प्रेशर कम होगा, ट्रांसमिशन में होने वाले लॉसेस कम होंगे और हाउस होल्ड एनर्जी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अभी आपका जो बिजली का बिल आ रहा है वो कम हो जाएगा। ट्रांसमिशन लॉसेस बेसिकली क्या होते हैं, आप लोग क्या कुछ लोगों को सुना है ना, गांव में जंपर्स डाल लेते हैं। जंपर्स डाल के, जैसे ये लोग हैं ना, तो जो वायर्स जा रहे होते हैं उन पर जंपर्स डाल के इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री की ले लेते हैं, कनेक्शंस नहीं लेते, बिजली का बिल नहीं देते, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉस। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस रिमेन। तो ये कह रहे हैं सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे लैंड पे प्रेशर कम होगा, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांसमिशन के लॉसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आप लोकल लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस रहेंगे। इसको इस सिस्टम को, इस स्कीम को जो आप लागू करेंगे उसमें बहुत सारे परेशानियां, चैलेंजेस आएंगे, इंक्लूडिंग डिस्कॉम कॉपरेशन, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। डिस्कॉम 2 वर्ड से मिलकर बना है, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम का मतलब कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बीच में आपसी तालमेल की कमी रहेगी। अपफ्रंट फाइनेंसेस और सोलर पैनल को लगाने में जो डाउन पेमेंट या इमीडिएट आपको पेमेंट करना पड़ता है, ये सारे चैलेंजेस इसमें इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे। Similarly, allocation for PM Kusum solar irrigation pumps have been sustained at 5,000 crore. इसी तरीके से PM कुसुम के तहत जो इरिगेशन पंप को, जो सोलर पावर्ड हैं, उनके एलोकेशन को 5,000 करोड़ पर रखा गया है, मैनेज किया गया है, उस अमाउंट पर अभी भी जारी है। रिवाइज एस्टिमेट सजेस्ट, जबकि जो रिवाइज एस्टिमेट है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर देन एंटिसिपेटेड एब्सॉर्प्शन। बजट बनाते समय जो एंटिसिपेट किया गया था कि इस स्कीम के तहत हमें इतने रुपए देने चाहिए, अब क्या है, रिवाइज एस्टिमेट में इसमें भी महसूस किया गया है कि इसमें जो खर्चा है 5,000 से ज़्यादा ही आएगा। स्ट्रॉन्गर देन एंटिसिपेटेड एब्सॉर्प्शन, कि इसका जो यूटिलाइजेशन है वो बजट में एंटिसिपेट किया गया था उससे ज़्यादा है। फॉर न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड जीरो बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ न्यूक्लियर प्लांट इक्विपमेंट अंटिल 2035। तो अब न्यूक्लियर एनर्जी के केस में गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं कि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड जितने भी पुर्जे, जितने भी टूल्स हैं, उन सबको 2035 तक जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं उनको सबको, उनके ऊपर टैक्स जीरो कर दिया है, कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी है। आप किसी भी दूसरे कंट्री से इंडिया में पावर प्लांट से जुड़े हुए कुछ भी टूल्स लेकर आते हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 2035 तक। वाइल दिस रिड्यूस इनपुट कॉस्ट, ये ठीक है कि इन चीज़ों से क्या होगा, हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएंगी। इनपुट का मतलब होता है किसी बिजनेस में आप कितनी चीज़ें लगा रहे हो, वो उसकी कॉस्ट होती हैं, तो इनपुट कॉस्ट कम हो जाएंगी। न्यूक्लियर पावर रिमेन्स कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन तब भी न्यूक्लियर पावर में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगी। कॉस्ट कम होने के बावजूद अभी भी कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगी, विद लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस एंड फाइनेंसिंग रिस्क। और इसमें बहुत लंबे समय की जो टाइमलाइन है कंस्ट्रक्शन, यानी कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर बेस्ड जो पावर प्लांट होता है उसे खड़ा करने में बहुत टाइम लगेगा, और उसकी वजह से बहुत सारी फाइनेंसिंग रिस्क भी हो जाएंगी। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको फाइनेंसेस चाहिए, तो क्या होगा, वो रिस्क भी अब इसमें जुड़ जाएंगी।
रीसेंट बेसिकली यहाँ पे फाइनेंसिंग का मतलब होता है आप मार्केट से या कहाँ से पैसा उठा रहे हो वो भी आपकी रिस्क एक्सपोज हो जाएंगी। रीसेंट लीगल चेंजेस परमिट प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और अभी सरकार ने लॉज में जो चेंजेस किए हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उसमें कुछ लीगल चेंजेस किए हैं जो कि जनता की सहभागिता या जनता की जो पार्टिसिपेशन है उसको परमिट करता है, ठीक है। लेकिन बट वेदर प्राइवेट कैपिटल विल एंटर अ सेक्टर एंटवाइंड विद नेशनल सिक्योरिटी सेफ्टी एंड लायबिलिटी कंसर्न्स रिमेन अनसर्टेन। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर नेशनल सिक्योरिटी सेफ्टी और लायबिलिटी से जुड़े हुए मुद्दों पर एंटवाइन यानी जुड़ जाएगा, इंटरलिंक हो जाएगा, तो लाइबिलिटी कंसर्न्स रिमेन अनसर्टेन। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो अभी भी अनिश्चित है। क्लियर हुआ? ये कह रहे हैं कि आप प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर तो रहे हो, कैपिटल आप कह तो रहे हो कि जनता अब न्यूक्लियर पावर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो वो हैं प्लांट्स हैं उनमें अब जनता भी पैसा लगा सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन उससे क्या होगा, जो नेशनल सिक्योरिटी सेफ्टी और लाइबिलिटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो अभी भी क्या रहेंगे, अनसर्टेन रहेंगे, नहीं पता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बाद में आएंगी। सो नाउ pause your screen for a while and look for the answers. The union budget first began showing explicit climate related concerns from which year? डायरेक्ट आंसर है 2021। इन्होंने क्या बताया था, कोविड-19 पैंडेमिक के इंटेंस पीरियड में जो बजट था उसने क्या दर्शाया कि गवर्नमेंट ने अब क्लाइमेट की कंसर्न्स की तरफ एलोकेशन शुरू कर दिया है। डायरेक्ट आंसर है। The 4,500 crore allocation mentioned in the passage was primarily aimed at. I am very much sure कि अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप सारे आंसर्स बहुत जल्दी चुटकियों में निकाल लेंगे। 4,500 करोड़ का जो एलोकेशन पैसेज में मेंशन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू एक्सपेंड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। क्या ये है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहते हैं? नो। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल की बात ही नहीं हुई है यहाँ पर, ठीक है। लोकलाइजिंग सोलर पीवी प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स। शुरुआत में ही पैसेज के स्टार्ट में ही बोला है कि 4,500 करोड़ का एलोकेशन 2021 के बजट से शुरू हुआ, और जो कि दर्शाता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोकल लेवल पे सभी अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और चाइना के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है वो कम हो जाए, ठीक है। The 20,000 crore outlay announced in budget 2026-27 is meant for 20,000 करोड़ का आउटले बजट में क्यों अनाउंस किया गया था, किस चीज के लिए किया गया था? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए। सुनते ही क्वेश्चन आंसर सीधे ही दिमाग में आ जाएगा, आप सिलेक्शन से इजीली जा सकते हो, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। लेट मी शो यू। ये लिखा है, देखिए। अगर आप, मैंने आपको बोला था अंडरलाइन करके चलिए, किसके लिए है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है। सो द आंसर इज लोकलाइजिंग, सो द आंसर इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए 20,000 करोड़ का आउटले रखा गया था बजट में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द करंट एलोकेशन फॉर CCUS इंडिकेट्स दैट इंडिया इज, जो करंट एलोकेशन है वो क्या इंडिकेट करता है? सीधे सीधे अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो याद होगा आपको कि इंडिया अभी एक टेस्टिंग फेज और डेमोन्स्ट्रेशन फेज में एंटर कर रहा है, ठीक है। देखो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, सीधे आंसर मिलता है, ठीक है। रेडी फॉर लार्ज स्केल, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि दूसरे कंट्रीज घुस गए हैं लेकिन हम अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन फेज में अभी हैं, ठीक है। विड्रॉइंग फ्रॉम क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट बताया कि 2021 से सरकार ने अपने बजट में ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है कि वो क्लाइमेट से जुड़े हुए मैटर्स को मिटिगेट करना चाहते हैं। फॉलोइंग द ईयूज कार्बन प्राइसिंग मॉडल, ईयू का जो कार्बन प्राइसिंग मॉडल है, ठीक है, फॉलोइंग, इसको इसकी बाद जो आई है चीज, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है करंट एलोकेशन CCUS में। नहीं, जो FTA साइन हुआ है वो अभी हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है।
और यहाँ पे ये पूछा, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इंडिया अभी पायलट और डेमोन्स्ट्रेशन फेज में है। जब बजट में एलोकेशन हुआ है तो सीधी सी बात है कि अभी हम क्या है, शुरुआती दौर में है। CCUS टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड मोस्ट रेलिवेंट फॉर विच टाइप्स ऑफ सेक्टर्स? क्लियर कट बताया था किन चीजों के लिए है CCUS, जिनमें कार्बन का प्रोडक्शन, कार्बन एमिशन प्रोडक्शन में ही एम्बेडेड है, उनके लिए CCUS है। ठीक है, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। EU कैप्चर का मतलब ये दर्शाता है कि शुरुआत में ही जैसे ही प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे ही एमिशन हुआ, उसे कैप्चर कर लिया वहीं के वहीं, राइट। 6, द EU's कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मेक्स डीकार्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। क्यों जरूरी हो जाता है इंडिया के लिए कि अब डीकार्बनाइजेशन की तरफ वो ध्यान दे? क्योंकि CBAM पॉलिसी है FTA की EU और इंडिया के बीच में, जो कि ये कहती है कि जिन भी कंट्रीज से आप चीज़ें खरीद रहे हैं, उन चीज़ों के प्रोडक्शन में अगर कार्बन का एमिशन हुआ है तो EU में उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, सो क्या होगा आंसर? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, नो वे। क्लाइमेट नेगोशिएशंस के लिए, नो वे। किन चीज़ों को प्रभावित करेगी? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। ठीक है, क्लियर कट बताया था कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो EU में जाके महंगे हो जाएंगे, उन पर टैक्स लग जाएगा। इसलिए कार्बन के इमिशन को रोकना जरूरी है, ताकि ये वाला रूल या ये वाली पॉलिसी एक्सपोर्ट्स पर अप्लाई हो ही ना। Which Indian sectors are most exposed to CBAM as stated in the passage? सबसे ज्यादा एक्सपोज कौन से हैं? हमने अंडरलाइन किया था, है ना, स्टील और एल्यूमिनियम थे। ठीक है, द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फोकसेस प्राइमरीली ऑन, किस चीज पर प्रमोट कर रही है ये? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप डिसेंट्रलाइज सोलर सिस्टम पर। सोलर पार्क्स नो, ऑफशोर विंड एनर्जी नो, ग्रीन हाइड्रोजन यूसेज को प्रमोट कर रही है, नो। यहाँ पर बता रहे हैं सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाने को प्रमोट कर रही है। वन ऑफ द की चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग रूफटॉप सोलर स्कीम्स मेंशन्ड इन द पैसेज इज, क्या चैलेंजेस बताए थे कि घर में आप लगा तो लोगे सोलर पैनल, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? एक तो बताया था कि पेमेंट, यानी कि जो डाउन पेमेंट आपको करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, और दूसरा क्या बताया था? डिस्कॉम कॉर्पोरेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज के बीच में कॉर्पोरेशन, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, डिस्पाइट रिड्यूस्ड कस्टम्स ड्यूटीज न्यूक्लियर पावर कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस मेनली ड्यू टू, कस्टम ड्यूटी भले ही आप कम कर दो, लेकिन बाहर की कंट्री से इंडिया में जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड चीज़ें, टूल्स, कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उन पे गवर्नमेंट ने जीरो कस्टम ड्यूटी लगा दी है। उसके बावजूद न्यूक्लियर पावर क्या चैलेंजेस फेस करेगी, किन की वजह से चैलेंजेस फेस करेगी? क्योंकि वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, अभी भी बहुत ज़्यादा कैपिटल उसमें चाहिए, और फाइनेंसिंग की रिस्क है कि पैसा आएगा कहाँ से। फाइनेंसिंग रिस्क का मतलब क्या हो गया कि पैसा आएगा कहाँ से, हम शुरू तो कर दें अगर इतने लंबे पीरियड के लिए। और साथ में ये भी बताया था कि टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा हैं, इतने लंबे समय का आप जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, फ्यूचर का कोई ज़्यादा भरोसा नहीं होता, वो भी इतने लंबे से 4-5 साल का समय में पैसा अगर नहीं आया तो, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। Do watch the grammar sessions every day. That is only a short of hardly 30 to 40 seconds, so that you cement your grammar without any conscious and voluntary effort on your part, right? That is means a pictorial demonstration on how you should speak and write correct English, and that is very much relevant to your exams also. Thank you very much.